अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद बट। आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट हैं यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन शोएब बटालवी साहब, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये बताएं कि जो यंग एक्सपोर्टर हैं, आप खुद भी यंग हैं, तो आपकी सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं, मुख्तसर सा हमारे नाज़रीन को भी ये कहानी बता दें ताकि उनको भी आपके हवाले से पता चल जाए। इसका पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना, एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का या एक्सपोर्टर्स का कोई साने हाल नहीं है। यहाँ पे एक एक्सपोर्टर्स को 18 अदारे डील करते हैं, जो कि जिसमें आपका FBR है, कस्टम्स है, ANF है, एयरलाइंस हैं, शिपिंग लाइंस हैं, एम्बेसीज़ हैं। ये सारे मिलके जो है ना एक्सपोर्ट को डील करते हैं। तो जब मैंने बिज़नेस ये स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि यार हर अदारे के आपने पास जाना है। वहाँ पे हर अदारा ये चाहता है कि मेरा पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के वो पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ चले जाता है। तो जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए तो फिर आपके नेशनल इंटरेस्ट में वो जो है ना वो मज़ा नहीं रहता। तो फिर आपके एक्सपोर्टर जो है वो परेशान ही होएंगे, ज़लील होएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने जो है बड़ी मुश्किलात देखी इसमें। ठीक है, अपनी एजुकेशन भी साथ साथ कंप्लीट की, साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी एसोसिएशन एक बनाएं। तो हमारे काफ़ी मेरे को 300 मेंबर्स हैं जो एक्सपोर्टर हैं, यंगस्टर हैं, जिसमें मेरे कोई 50 स्टूडेंट्स भी हैं। तो वो सारे छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं। हमारी गवर्नमेंट का ध्यान तो है एक्सपोर्ट की तरफ, दिन रात हम सुनते हैं। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी दिन रात उसकी जो है वो आवाज़ उठाते थे कि जी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। उसके बाद ये हमारे शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने भी उस पर बड़ा फोकस किया हुआ है आजकल। लेकिन ये एक्सपोर्ट बढ़ाने का तो कहते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं करता। कि आपने कहा कि 18 अदारे जो हैं वो उनसे यानी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, तो ये किस किस्म की क्लियरेंस है? वो NOC है क्या है? वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए आसान फहम बता दें सर। इसमें 18 अदारे क्लियरेंस नहीं लेनी पड़ती। 18 अदारों में कुछ अदारों से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। कुछ अदारे जो है वो किरदार अदा करते हैं एक्सपोर्ट में। जैसे आपको सबसे पहला अदारा मैं बताऊँ तो वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसमें ट्रेड कौंसल्स बैठे हैं, कमर्शियल अटैची जिसको बोलते हैं। उसका काम ही ये है कि वो अपनी कंट्री की ट्रेड को रिप्रेजेंट करे, वो उधर उसको देखे, एग्जीबिशंस करवाए दुनिया में, जिस कंट्री में है ये उसके ऊपर काम करे। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, एशिया के जो एम्बेसीज बैठी हैं उधर, ट्रेड कौंसल बैठे हैं, वो काम करते हैं। इसी तरह वो भी उनके कंपटीशन में आए, मुकाबला करके दिखाएं, अपने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें। अगर किसी एक्सपोर्टर की वहाँ पे पेमेंट फंस गई है तो उसको फैसिलिटेट करें। अगर किसी एक्सपोर्टर ने ऑर्डर लिया है तो ट्रेड काउंसिल का काम है कोफेस जैसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको इन्वॉल्व करे। वो कंसाइनी की डिटेल बताते हैं, वहाँ पे कंसाइनी का बताते हैं कि ये कंसाइनी जो है इसकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है, या इसकी नेगेटिव रिप्यूट है, या इसकी रिप्यूट जो है वो पॉजिटिव है। तो हमारी एम्बेसी इस वाले से क्या किरदार करती है वो भी आवाम को बताएं। हमारे जो, मैं आवाम को खुल के बताता हूँ कि हमारे जो ट्रेड काउंसिल्स हैं उनको पता ही नहीं है एक्सपोर्ट कैसे होती है, कैसे, क्या उसका, उसमें कितने अदारे डील करते हैं, क्या उसका किरदार है, एक्सपोर्टर का कितना उसमें किरदार अदा करता है। एक्सपोर्टर जो है देखिए कितने लाख लोगों का रोज़गार चला रहा था, ये हमारे ट्रेड काउंसिल को पता होना चाहिए। एक्सपोर्टर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो ऊपर लेके जा रहा है। आर्मी चीफ साहब तो एक तरफ बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने में। जैसे इन्होंने सेंट्रल एशिया में अभी पूरा फोकस किया हुआ है। सेंट्रल एशिया पे आप देखें अभी एक्सपोर्ट बढ़ना भी शुरू हो गई है। रशिया में, उज़्बेकिस्तान में, ये जितने करीब सेंट्रल एशिया, एम्बेसी के अलावा जो दूसरे अदारे उनका भी जी, उनका मैं बता रहा था। इसी तरह से अब कस्टम्स है, कस्टम में जो है वो फिर आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियरेंस के लिए लेकर जाते हैं एक्सपोर्ट पे। मिसाल के तौर पे मैं एक शर्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर मेरी कॉस्ट आ रही है $3, तो मैंने उसका ऑर्डर लिया $4 में, मैं $4 में उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो कस्टम का स्टाफ जो बैठा है पोर्ट पे वो कहता है जी इसकी तो $10 वैल्यू होनी चाहिए। अगर $10 वैल्यू वो भाई मैं कैसे अपने पास से बढ़ा सकता हूँ $10? मैं अगर अपने कस्टमर को, इंग्लैंड में बैठा है कस्टमर, उसको कहता हूँ भाई मुझे $10 में आप दें ये चीज़, तो वही चीज़ अगर $10 में मैं उसको बताऊंगा तो वो कहेगा भाई यही चीज़ जो है मुझे चाइना बैठा है $5 में दे रहा है, साथ इंडिया बैठा है वो $4 में दे रहा है, बांग्लादेश बैठा है ये शर्ट जो है वो $3 में दे रहा है, तो मैं क्यों $10 के हिसाब से पेमेंट भेजूँ? इस तरह ये कस्टम आ गया। अब आप आ जाए बैंक्स की तरफ। अब बैंक्स में जो ट्रेड ब्रांच में लोग बैठे हैं, एक्सपोर्ट फार्म चाहिए होता है एक्सपोर्टर्स को बैंक से एक्सपोर्ट करने के लिए। अब एक्सपोर्ट फार्म वो लेने जाता है तो बैंक कहता है जी आप इसकी एडवांस पेमेंट लगाएं।
अब वो एडवांस पेमेंट मंगवा लेता है अगर, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2% तो टैक्स काट लिया, उसके बाद बैंक्स ने अपनी डिडक्शन कर ली, फिर बैंक में वो 10-10 दिन चक्कर लगाता रहता है ट्रेड ब्रांच में, उनको समझ ही नहीं होती, पता ही नहीं है, अनएजुकेटेड लोग हैं वो ट्रेड के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से खास तौर पे, क्योंकि उसको पता होगा तो वो फौरी तौर पे ई फार्म इशू करेगा उसको, एक्सपोर्टर को, जो उसका 10 दिन का टाइम ज़ाया हुआ, इतनी देर को तो कंसाइनमेंट पहुँच के सेल भी हो चुकी होती है। यानी सुरक्षिता बात दरमियान में जी जी रखते हैं वो हर लिहाज से, ठीक है। इसी तरह फिर आप बैंक के बाद आप आ जाएं, फिर इसी तरह से शिपिंग लाइंस हैं, एयरलाइंस हैं। एयरलाइंस अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से तो कोई यूरोप के लिए फ़्लाइट ही नहीं है डायरेक्ट, ना ही यूएस के लिए, जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं यूएस और यूरोप के लिए। तो फिर कैसे इसको क्लियर करते हैं? इसको गैर मुल्की एयरलाइंस है सारी, एमरेट्स है, कतर है, टर्किश एयरलाइन है, इसी तरह ये जो है ना लेयर एयरलाइन है, इसी तरह डिफरेंट एयरलाइंस है दुनिया भर में। उसके बाद क्या नंबर आता है? वो हर कंट्री में अपनी अपनी, जैसे कतर एयरलाइन है वो पहले दोहा जाएगी, दोहा में वो स्टे करेगी 4-5 घंटे, उसके बाद वो आगे इंग्लैंड जाएगी या यूरोप जाती है, यूएस जाती है। तो इनका टाइम डिफरेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है। अब अगर आपकी पेरिशेबल आइटम है, जैसे मैं बात करूँ आपके साथ आम की, मैंगो की, तो आम जो है पाकिस्तान का फेमस तरीन दुनिया भर में आम है। एक आम का 1 किलो का बॉक्स जो है कनाडा में, जापान में $25 $20 का सेल होता है। तो अब आप उसको ये देखें कि आपका जब टाइम डिफरेंट आम का 12 आम की लाइफ कितनी होती है, मैक्सिमम 24 आवर्स, ठीक है। तो अब आपकी प्रोडक्ट की लाइफ टाइम पेरिशेबल आइटम की इतनी है, तो आपका फ़्लाइट टाइम जो है, गैर मुल्की एयरलाइंस हैं, डायरेक्ट आपके पास फ़्लाइट नहीं है, तो आप उस पर करेंगे, वो अपनी कंट्री में 5-6 घंटे स्टे करता है, यहाँ पे भी आपको पोर्ट पे 5-7-8 घंटे पहले लेकर आनी पड़ती है। फिर इन एयरलाइंस की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप बिफोर 8 आवर्स जो है ना आप लेकर आएँ इसको एयरपोर्ट पे शिपमेंट को। अब 8 घंटे इधर पड़ी रही कंसाइनमेंट, 5 घंटे उनकी कंट्री में जाके पड़ी रही, 8 उधर 10 घंटे जितना भी स्टे है, फिर उसके बाद मूव हुई, तो डेट इज़ अ प्रॉब्लम। और इसके बाद एयरलाइन के बाद अगला मरहला क्या? इतनी देर को तो वो जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगी कंसाइनमेंट, उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद एयरलाइंस की बात आ गई, फिर इसी तरह एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है पोर्ट पे, तो आसान से आसान बनाया जाए, उसको एग्जामिन करने में जो है टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ना लगाया जाए। इन्होंने ग्रीन चैनल्स तो दिया हुआ, लेकिन नए एक्सपोर्टर्स को कोई ग्रीन चैनल नहीं मिला हुआ, वो बेचारा नया एक्सपोर्टर जलील हो जाता है, एक कंसाइनमेंट करता है तो वो उसके बाद अपने बाप की तौबा करता है कि मैं आइंदा के बाद एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। बैठाएँ, एएनएफ में ट्रेन लोग बैठाएँ, एयरलाइंस में ट्रेन लोग बैठाएँ, शिपिंग लाइंस में ट्रेन लोग बैठाएँ, जीएचए जो ग्राउंड हैंडलर अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे ट्रेन लोग बैठाएँ। इसी तरह एक्सपोर्ट से रिलेटेड इसमें हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बड़ा किरदार अदा कर सकती है। यानी वो ऐसे ड्रामे बनाए वो इस तरह किरदार अदा करें कि हमारी प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पे नेपाल है, नेपाल में पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखे जाते हैं, वहाँ पे ख़वातीन जो है वो लिबास पाकिस्तानी ड्रेसेस को कॉपी करती हैं, फिर वहाँ पे पाकिस्तान की नेपाल में लेडीज़ गारमेंट्स की बहुत एक्सपोर्ट है। इसी तरह सऊदीया में भी पाकिस्तानी ड्रामा देखा जाता है बहुत, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे डिमांड है। इसी तरह अगर हम अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में और अपनी ये जो हमारे इश्तिहार आते हैं इसमें हम ये इस चीज़ को फोकस करके लेके चलें एक्सपोर्ट्स को, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है। जैसे हमारे आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब बड़ा फोकस किए हुए हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, तो मेरा उनको आपके प्रोग्राम की विसासत से मशवरा है, सजेशन है कि इसके ऊपर जो है ना आप ट्रेन लोगों को लेकर आएँ। अगर मेरे जैसे बंदे को मौका मिलता है तो मैं जो है इंशाल्लाह 6 मंथ के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बांग्लादेश की एक्सपोर्ट से ज़्यादा लेके जा सकते हैं, बल्कि इंडिया के मुकाबले में भी हम आ सकते हैं। तो वो क्या 6-7 तजावीज़ हैं जिससे हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं? पहली तजावीज़ तो मैंने बता दी है, जो कि मेजर है, ट्रेन लोगों को लेकर आएँ, ठीक है। जब ट्रेन लोग होंगे तो उसी तरह ट्रेड कौंसल जो है उस पर वर्किंग करेंगे। अभी जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने ये कोट एक्सपोर्ट करना है, 1000 पीस आपने एक्सपोर्ट किया, आपका कंसाइनी आपकी पेमेंट ही नहीं देता, तो आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? आप नेक्स्ट तो नहीं करेंगे, आप उसी चक्कर में पड़े रहेंगे। इधर से स्टेट बैंक आपके पीछे लग जाएगा कि भाई आपने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की है तो उसकी पेमेंट किधर है, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाएगा 1948 के कानून के तहत। तो वो आप दोबारा सोचेंगे भी नहीं, आपके साथ जो 10 लोग हैं वो भी नहीं सोचेंगे एक्सपोर्ट करने का। अच्छा, ये क्या वजह है कि 77 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने, तो अभी तक ट्रेन लोग ही नहीं पैदा हुए? ये कैसे पैदा होंगे, कब पैदा होंगे? सर ट्रेन लोग तो तब पैदा होते हैं ना कि आपका फोकस हो पहले किसी चीज़ के ऊपर, आपकी जुनूनी हद तक जो है ना आप इसको एक्सपोर्ट को चाहते हो। अगर आप ऊपर वाले लेवल पे जाके देखें तो वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं एक्सपोर्ट होती क्या है, एक्सपोर्ट का ही नहीं पता, पहली बात तो ये।
अगर पता भी है तो उनको ये पता ही नहीं है कि इसमें लोग ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट की करना है तो बस एयरपोर्ट आएगा तो जहाज़ में डालेंगे तो वो चला जाएगा। दूसरा, अभी ट्रेड काउंसिल, अगर मैं ट्रेड काउंसिल बैठा हूँ या मैंने किसी को ट्रेन किया है तो वो इस चीज़ की श्योरिटी देगा कि आपको कि भट्ट साहब आप ये कोट जो है 1000 पीस एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस कंसाइनी को, ये कंसाइनी की मैंने को फेस कंपनी है या और इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो दुनिया में इस चीज़ को देखती हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, कि इस कंसाइनी की ये ABC की कंपनी है जिसको आप भेज रहे हैं, इसकी रिप्यूट ठीक नहीं है, आप ना इसको एक्सपोर्ट करें। तो इसी तरह से आप अगर वो आपको पहले से बता देगा ट्रेड काउंसिल हमारा, उसके इंश्योरेंस कंपनी बता देगी आपको, ठीक है। फिर इस चीज़ की वो गारंटी उठाएं कि अगर आप किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आप तो खुल के करेंगे ना एक्सपोर्ट। यंग जो एक्सपोर्टर हैं, मजीद जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो वो यंग एक्सपोर्टर सबसे पहले तो एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे हासिल करेंगे, इस हवाले से नाज़रीन को बता दें। और आप यंग जो एक्सपोर्टर हैं उनको अपनी इस एसोसिएशन में शामिल करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं वो बता दें। अच्छा, एक तो एक्सपोर्ट का लाइसेंस जो है ना, डैट इज़ अ वेरी वेरी इजीली प्रोसेस। you can go on the Google, then write you should write PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन। आप उसमें जाएं PSW पे, वहाँ पे जाके आप उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करें। 5 से 10 मिनट के अंदर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस एक फॉर्म आएगा, उसको आप फिल करें। उसके बाद आप करीबी किसी भी मोबलिंग की शॉप पे जाएं या उस पर आप अपनी बायोमेट्रिक करवा दें, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन 5 से 10 मिनट में हो जाएगी। इसकी कोई फीस? इसकी 500 रुपीज़ वही फ़ीस है उसकी, ऑनलाइन चलान की। जस्ट आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा जो कि एक यूज़र आईडी की शक्ल में होएगा, वो आपका एक्सपोर्ट लाइसेंस है। आप उसमें, ये इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल। और अगर किसी ने कंपनी के नाम पे लेना हो, प्राइवेट लिमिटेड, उसका थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, वो भी थोड़ा सा उसमें लॉयर्स हैं, ये जो कॉरपोरेट क्लास के लॉयर्स होते हैं, तो आप उनके पास जाके उनके पास जाएं, वो आपको 10-15 हज़ार रुपये में, मैक्सिमम 20,000 में वो आपकी कंपनी एक्सपोर्ट की रजिस्टर कर देंगे। आप जो है ना, यू कैन गो फॉर द एक्सपोर्ट। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में टोटल कितने एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड हैं और आपकी तंजीम में कितने हैं, और मजीद इनको कितना एक्सपेंड किया जा सकता है? अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में एक्सपोर्टर जो है, टोटल रजिस्टर एक्सपोर्टर जो है ना, वो बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे बहुत कम से मुराद हज़ारों में कितने हैं? हज़ारों में मैक्सिमम भी जो है 15 से 20 हज़ार एक्सपोर्टर रजिस्टर होंगे, ठीक है। और वैसे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो हमारे कोई 3 लाख से भी ज़्यादा होंगे, यानी रियल जो 3 लाख से ज़्यादा हैं, लेकिन रजिस्टर कम है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम एक्सपोर्टर जो है, एक तो पहले डर रहा होता है FPR से। जो नया एक्सपोर्टर है, गुजरांवाला में ऐसी बेतहाशा इंडस्ट्री है, सियालकोट में ऐसी बेतहाशा इंडस्ट्री है, जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं लेकिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी, ठीक है। अब वो क्या, वो अपना NTN नहीं बनवाते, FPR से डरते हैं। वो अपना सेल टैक्स नहीं बनवाते, FPR से डरते हैं। उनको, हालांकि ये इनके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप अपना NTN बनाते हैं, सेल टैक्स बनाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप उसको बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन आप उसको नहीं लेते। एक इसका मैं आसान हल ये भी आपको बता, अच्छा 3 लाख की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 लाख एक्सपोर्टर इसलिए नहीं करवाते, डरते हैं, ठीक है। वो अब ये लोग ब्लैक मेल हो रहे हैं अदर गैर मुल्की कंपनी से। जैसे DHL की मैं बात करूँ, ये जो DHL कंपनी, डेंजन हार्सन लेरन की कोरियर कंपनी, इसी तरह FedEx की बात करें, इसी तरह UPS यूनाइटेड पार्सल सर्विस की बात करें, वो कैसे ब्लैकमेल? वो अभी एक चीज़ है, जैसे एक ये आपका, अगर ये माइक ही है, ये आप कहते हैं मैंने US भेजना है, तो ये मैं आपका माइक जो है ये 1500 रुपये में, 1500 से 2000 रुपये में US भेज दूंगा, यानी $5 से $6 में। अब आप DHL के उधर जाएं या FedEx के पास जाएं या यूनाइटेड पार्सल सर्विस के पास जाएं, UPS कंपनी के पास, तो वो आपसे चार्ज करेंगे इसके 20,000 30,000, ठीक है, यानी 99% से भी ज़्यादा आपसे चार्ज करते हैं। तो अभी इसका तो ये नहीं मतलब कि जैसे नॉन फाइलर और फाइलर है, इसी तरह एक्सपोर्टर में भी नॉन फाइलर और फाइलर है। नॉन फाइलर और फाइलर तो है, इसका आप, यू आर राइट, लेकिन ये जो है आप उसको एक्सपोर्ट को रजिस्टर करें। उसमें एक्सपोर्ट रजिस्टर करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आपने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया, आप जो है 4% काइबर रेट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, स्टेट बैंक से 50% लोन लेने के मजाज हैं। आपका कानूनी हक है कि आप 50% 4% काइबर रेट पे ले, जो अभी 20% चल रहा है काइबर रेट, आप 4% पे लोन ले सकते हैं एक्सपोर्ट पे, अगर आप एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आपको एक और मैं बात करूँ, हमारी PIA थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थी। एक वो हमारे मिनिस्टर साहब थे स्टूपिड से, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा हमारे जैली पायलट्स हैं, हमारे पायलट्स चर्सी हैं, तो वो देखें PIA उन्होंने उस दिन से बंद करवा दी, ठीक है। अब वो उससे उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, नुकसान किसका हुआ? कंट्री का नुकसान हुआ, PIA का नुकसान हुआ।
अभी ये 10 अरब रुपया इन्होंने ऑफर लगाई है बिलवर्ड सिटी वालों ने, मैं 11 अरब की ऑफर लगाता हूँ आपके ऑन कैमरा में आपको बात कर रहा हूँ। यानी आप PIA की उनसे 1 अरब ज्यादा ऑफर 11 लगाते हैं। ये अरब की नाज़रीन ऑफर। हमारे स्पेशल सुन लें कि 10 अरब की अभी तक लगी है और ये कह रहे हैं कि हम 11 दे रहे हैं, यानी इतनी कम बोली लगी। हाँ, 11 अरब के साथ साथ मैं PIA को एक और भी सजेशन देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सजेशन देता हूँ कि मेरे साथ जो है वो, अगर आपने नहीं देनी PIA, आप चाहते हैं इसको सही तरह चलाएं, मैं अपनी कंपनी की वसासत से एज ए कंपनी का ओनर होने के नाते, सॉल्ट ग्रुप ऑफ कंपनी मेरी कंपनी का नाम है, CA लैंड ट्रांसपोर्ट, इस पे मेरे साथ JV कर लें, जॉइंट वेंचर जिसको कहते हैं। JV अगर ये करते हैं तो मैं इनको PIA को विद इन 6 मंथ जो है ना ट्रैक पे ले आएंगे, प्रॉफिटेबल अदारा बना सकते हैं हम इसको। जैसे DHL है, DHL डच पोस्ट है ना, डेंजन हार्सन लैरन, 3 दोस्तों ने साइकिल पे इसको स्टार्ट किया था DHL को, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने दुनिया की अब जो है कोरियर, दूसरे नंबर पे कोरियर कंपनी है, यूनाइटेड पार्सल सर्विस है UPS, ये दुनिया की नंबर 1 कोरियर कंपनी है। तो ये भी तो अमेरिकन हैं, डच वाले हैं, अगर ये लोग बना सकते हैं, ये हमारी कंट्री में बैठ के हमारी 99% एक्सपोर्ट का पैसा ये लेके जा रहे हैं बाहर, ठीक है। तो हम अपनी कंट्री की अदारे होते हुए, GPO जनरल पोस्ट ऑफिस जो है ना वो एक बेहतरीन अदारा है, ठीक है, जिसकी सर्विस आप GPO के पास जाते हैं तो उसकी इतनी रिप्यूट ख़राब है कि आप कहते हैं यार GPO 1500 रुपये में अमेरिका एक चीज़ पहुँचा रहा है, तो DHL जो है वो 20,000 रुपये में एक चीज़ अमेरिका पहुँचा रहा है। तो क्यों ना आप DHL पे एतबार कर लें, गैर मुल्की एयरलाइन पे, अपने GPO पे नहीं करते एतबार। अच्छा, PIA को चलाने के लिए और GPO को चलाने के लिए आपने प्रैक्टिकली कोई हुकूमत को ऐसी तजवीज़ दी या लेटर लिखा या कोई इस तरह की दरखास्त दी कि जिसपे वो आपकी ऑफर को कंटेन कर सके? देखिए, किसी ऐसे लेवल पे इनके साथ मेरी कोई वो बात नहीं हुई, ठीक है। अभी मेरी मीटिंग हुई है NLC वालों के साथ, ठीक है, जो NLC को चीफ साहब ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने टास्क दिया हुआ है कि आप सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ठीक है। अब वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, उनके साथ मेरी बात हुई है, वो वाकई एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो वाकई ट्रेड काउंसिल्स को उन्होंने सही डंडा दिया हुआ कि आप सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट्स को और एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें, ठीक है। मेरी इस लेवल पे इनके साथ नहीं बात हुई, मैंने मिलने की कोशिश की ऊपर लेवल पे, लेकिन आपको पता है जो है ना वो लोग, हर बंदा नेशनल इंटरेस्ट की तरफ नहीं आता, वो पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ चला जाता है। जैसे अगर आप मैं बात करूं, इनके सेक्रेटरी जो फेडरल सेक्रेटरी बैठा होता है या मिनिस्टर है मवासलात का, उसके अंडर ही आता है ना GPO जनरल पोस्ट ऑफिस, तो उनके साथ अगर हमारी मीटिंग होती है तो वो उनसे अगर मैं बात भी करूंगा तो वो कहेंगे यार, वो ये सोचेगा सबसे पहले कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या होएगा, ठीक है। मिनिस्टर साहब ये सोचेंगे, सेक्रेटरी के पास अगर वो भेजता है तो सेक्रेटरी को वो बता देगा यार पर्सनल मेरा ही सारा अपनी, बाकी अगे मेरा GPO चले ना चले फिर देख लेते हैं। यानी यहाँ जो भी मुआहदा किया जाता है सबसे पहले पर्सनल इंटरेस्ट को देखा जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट को देखा जाता है, नेशनल इंटरेस्ट को कोई नहीं देखता। तो हम एज ए सिविल होने के नाते, एज ए प्राइवेट बिजनेसमैन होने के नाते, मैं आपको जो है ना हर GPO जो एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड है, आपकी वजारत इत्तलात एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड है, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, आपकी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड है, आपकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ये आपकी एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स ये एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ये जो है वजारत ख़जाना जिसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड है। इन सब को आपके चैनल से खुली ऑफ़र दे रहा हूँ, किसी भी इदारे के साथ ये मेरे JV करे मेरे साथ, ठीक है, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी प्रोटोकॉल और इन्जॉयमेंट, ठीक है। मैं इनको सेट करके दूंगा और मिसाल बनाऊंगा कि किसी यंगस्टर ने आके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को और इस अदारे को दुनिया का बेहतरीन अदारा बनाया है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो आपके साथ यंग एक्सपोर्टर हैं वो कौन कौन सी अशिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके वाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। सर मेरे साथ जो है वो ज़्यादा यंग एक्सपोर्टर जो है वो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, SME एक्सपोर्टर, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, E-कॉमर्स के एक्सपोर्टर्स हैं, जिसमें सर्जिकल गुड्स के एक्सपोर्टर्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स के एक्सपोर्टर्स हैं, गारमेंट्स के एक्सपोर्टर्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स के एक्सपोर्टर्स हैं, जिसमें आपकी मीट आ गई, पोटैटोज़ आ गए, मैंगोज़ आ गए, वेजिटेबल फ्रूट्स आ गई, इसको पेरिशेबल आइटम कहते हैं। लेदर के एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, कॉटन्स के एक्सपोर्टर्स हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड एक्सपोर्टर्स हैं, फिर ये जो बेल्ट्स होती हैं इसके एक्सपोर्टर्स हैं। इस तरह से जो है ना मेरे साथ ये हॉर्स राइडिंग किट के एक्सपोर्टर्स हैं, सॉक्स के एक्सपोर्टर्स हैं, अंडर गारमेंट्स के एक्सपोर्टर्स हैं। तो ये तो हज़ारों आइटम्स वो करते हैं। 300 यंगस्टर हैं मेरे साथ एक्सपोर्टर्स, जो छोटी छोटी चीज़ें अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो एक्सपोर्टर्स आपके साथ चल रहे हैं, ये इनका मुस्तकबिल आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं? इनका मुस्तकबिल तो बड़ा पाकिस्तान में बड़ा ब्राइट है, क्योंकि सारे यंगस्टर हैं
और अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सहारा दे दे हमें, मैं एज ए यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन का चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा अदारों को सेट कर दें, थोड़ा सा कोई एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स बन जाए, कुछ गाइडलाइन बन जाए, कोई स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स के लिए अभी मुझे स्पेस चाहिए। मैं वैसे अपने प्राइवेट तौर पे तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, मैंने बुक भी लिखी है। वो तो ज़रा तफसील से बताएं कि कितनी आपको जगह चाहिए उसके हवाले से, ताकि हुकूमत को पहुंच जाए मैसेज। जगह तो उसमें जो है वो देखें, जगह बैठने की जगह मिल जाए, खड़े होने की इंसान खुद ही जगह बना लेता है। जगह तो वो जितनी भी दे दें, 10 कनाल दे दें, 20 कनाल दे दें, 50 कनाल दे दें, और लाहौर में दें। लाहौर में दें, ठीक है। अभी लाहौर में, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को ऊपर लेकर आना, ज़्यादा लाहौर सियालकोट ये इन एरियाज़ में दें ताकि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को आगे लेकर आए। लेवल की बात कर रहे हैं तो मैं तो पूरे पाकिस्तान को एक्सपोर्टर बना दूँ, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए। जैसे चाइना देखें ना, चाइना में 90% इंडस्ट्री है, 10% लोग जॉब को लाइक करते हैं, 90% जो है लोग जो है वो इंडस्ट्री को लाइक करते हैं, एक्सपोर्टर हैं सारे के सारे। तो हम जो है, मैं तो पूरे पाकिस्तान को एक्सपोर्टर बना सकता हूँ। कोई ब्यूरोक्रेट्स को ये लोग सोचना ही छोड़ देंगे कि यार हम जो, मैंने एक्सपोर्ट पे बुक लिखी है हाउ टू एक्सपोर्ट। अच्छा। और ये बुक में मैंने अपना 7th क्लास से मैं इस फील्ड में हूँ और उस वक्त से लेकर अभी तक एक एक चीज़ एक्सपोर्ट के बारे में मैंने लिखी है। 60 पेजेस हैं इसके, 11 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में अलग-अलग मैंने लिखा है। अगर आप कह रहे हैं बता दें तो मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लोग किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हमारे बच्चे। तो उसमें मैं पहला चैप्टर है उसमें रजिस्ट्रेशन का, कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं एक्सपोर्ट की, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होंगे आपको, वो सारा मैंने उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है मेरा डिपार्टमेंट्स का, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर आपने सर्जिकल की एक्सपोर्ट करनी है तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। अगर आपने मेडिसिन की एक्सपोर्ट करनी है तो उसमें ड्रैप है जैसे अदारा, ठीक है। इसी तरह कौन कौन से अदारे, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है उसमें। जितने भी टैक्सेस हैं, 60% एक्सपोर्टर टैक्स पे कर रहा है, तो वो 60% शुड बी रिमूव, वो फौरी तौर पे रिमूव होना चाहिए। ये जी बेहतरी आएगी। और बैंक्स में ट्रेन लोगों को बैठाएं, ट्रेड ब्रांचेस में ट्रेन लोगों को बैठाएं, ठीक है, जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स को शिपिंग लाइंस के NOCs जो है वो साथ साथ फौरी तौर पे दे, उनके फार्म जो एक्सपोर्ट फार्म है वो फौरी तौर पे रिलीज़ करें। 24/7 ये ट्रेड ब्रांचेस ओपन होनी चाहिए, ये जो है ना इसके ऊपर। और ये हंगामी बुनियादों पे इस पर फौरी काम होना चाहिए। फिर ये आपकी ट्रेड और इकॉनमी के जो हालात हैं ये दुनिया भर में, आप फिर जाके थोड़ा सा मुकाबला कर पाते।